हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर अमाइन से, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो देखिए, ये पूरा एक सीरीज चल रहा है जिसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे हो तो वहां पर मैंने रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कवर्स कर दिए हैं बाकी चैप्टर्स के। और ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब एक तरीके से लास्ट चैप्टर है जिसमें से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में भी हम आपको बेस्ट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे जो आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमाइंस। तो अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइंस, इन सब का मतलब होता क्या है, तो देखिए अगर हम प्राइमरी अमाइंस आपके लिए बनाएं तो वो होता है RNH2, यानी कि नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। इसके बाद अगर मैं 2 डिग्री बनाता हूं तो मेरे को एक नहीं 2 R अटैच करने होंगे, यानी एक H कम करना होगा, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। और अगर हम एक H और हटाकर तीसरा कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा दें तो वो बन जाता है 3 डिग्री अमाइन। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का आप ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री का, लास्ट में 3 डिग्री का होता है। ये ऑर्डर फॉलो करते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो उसी का रीजन हमें बताना है। तो देखिए आपको देखो कितनी बार मैंने क्वेश्चंस बताए क्लास में भी कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस होते हैं ये बॉन्डिंग पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अमाइंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो याद रखिए इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है 1 डिग्री में, और नाइट्रोजन में अगर 2 डिग्री में जाते हैं तो 1 हाइड्रोजन है, बट 3 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम। तो इसी वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और यहाँ पर जब कोई भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, इसलिए टर्शियरी अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1 डिग्री से कम हो जाता है, और इवन ये 2 डिग्री से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो रीजन आपने देना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और बताना है कि टर्शियरी अमाइन के पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम ना होने की वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से इनका हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हाई। तो इस तरह से आपने देना है। तो ध्यान रखिए बॉन्डिंग पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनमें आप बॉन्डिंग चेक करिए कि बॉन्डिंग कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, कि वंडर वॉल फोर्सेस हैं, उसके बिहाफ पर आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब आपने देखा होगा इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल वाला। तो गैब्रियल वाला जो रिएक्शंस होता है बच्चे, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूं तभी मैं इस क्वेश्चन को समझा पाऊंगा। तो उसके अंदर हम एक कंपाउंड लेते हैं थैलामाइड। अब थैलामाइड जो कंपाउंड होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए इसमें बेंजीन रिंग लगी होती है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड होता है, और उसके बाद यहाँ पर NH होता है। इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। तो ये जो कंपाउंड की ये बात यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए तो ये जो कंपाउंड की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड मैंने बना दिया। इसके बाद हमें इसका जो रिएक्शन करना होता है वो हमें इसका रिएक्शन करना होता है यहाँ पर इसका KOH के साथ। अब जैसे हम इसका रिएक्शन यहाँ पे KOH के साथ करते हैं तो यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो अगले स्टेप में जैसे ही वाटर यहाँ से आप रिलीज करते हैं तो ये बनाता है C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाता है फिर N- और K+। और उसके बाद यहां पर हम इसका रिएक्शन करते हैं RX के साथ। अब यहां पर आप अगर हम एलिफेटिक बना रहे हैं तो आपको RX लेना पड़ेगा, लेकिन मैं क्वेश्चन में एरोमेटिक की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे यहां पर कोई ना कोई हेलोएरिन लेना पड़ेगा, यानी कि इसकी जगह पर मैं लाइक क्लोरोबेंजीन लेऊंगा, ताकि अगर मैं एरोमेटिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, एरोमेटिक यानी एनिलीन बनाना चाह रहा हूं मैं, तो फिर मेरे को क्लोरोबेंजीन के साथ जाना पड़ेगा। और अगर मैं अमाइंस की तरफ जा रहा हूँ, एलिफेटिक वाले अमाइंस की तरफ जा रहा हूं, तो मैं RX लूंगा, अल्काइल हाइड्राइड ले लूंगा फिर। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और उसके बाद यहां पर KX बाहर हो जाता है, और फाइनली फिर हमें यहां पर जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है C डबल बॉन्ड, और इधर आ जाता है हमारे पास आ जाता है फिर
यहाँ से KX अगर बाहर हो गया तो ये हो जाएगा N माइनस और R प्लस। और इसके बाद जैसे हम इसका डॉलिसिस करते हैं, जैसे हम यहाँ पर इसका डॉलिसिस करते हैं, ठीक है, इसको वाटर में ऐड करते हैं, तो एक तो यहाँ से बन जाता है आपका थैलिक एसिड, ठीक है, एक यहाँ पर आपका बन जाता है थैलिक एसिड और साथ में बन जाता है RNH2 1 डिग्री। अब यहाँ पर 1 डिग्री को ही प्रेफर क्यों करा जा रहा है, मतलब अमाइंस 1 डिग्री तो बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री बनाएंगे तो वो भी नहीं बन पाएगा ढंग से। लेकिन बात हो रही है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस की, तो उसके लिए तो फिर मेरे को यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हैलोल्केन हैलोरिन चैप्टर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो वहां पर ही बात बताई गई थी कि जो हैलोरिन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लोरोबेंजीन के साथ जाऊंगा तो ये आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दे पाता है। ये NSR रिएक्शन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है, ये लेस रिएक्टिव होता है। उसके कई सारे कारण होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, तो क्लोरीन का निकलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोडेंसिटी को इंक्रीज करता है, प्लस सारी फैट शो करता है, क्योंकि ये तो इन रीजनों की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से फिर हम यहाँ पर एरोमेटिक जो हमारे प्राइमरी अमाइंस यानी कि एनिलीन्स हैं वो हम नहीं बना सकते, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा हैलोरिन, और हैलोरिन्स कभी भी SN2 मैकेनिज्म्स के प्रति जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये गैब्रियल जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि RX अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री ले लें, क्योंकि RX भी आपको 1 डिग्री लेना पड़ेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है। तो अल्काइल हैलाइड भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1 डिग्री ही प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो SN2 के लिए बेस्ट होते हैं। तो आई होप आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। आप इतना ही लिखिए, फॉर दिस वी हैव टू टेक हैलोएरिन इन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हैलोरिन लेना पड़ेगा, एंड हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, आप जो भी मैं रीजन बताता हूँ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि अब मेरे को सारा क्वेश्चंस कवर करने होते हैं तो मैं आंसर लिख नहीं सकता हूँ, मैं समझा सकता हूँ। आप कॉपी में जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो की पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, उनको लिखिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास हमेशा रहें। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मिथाइल अमाइन को वाटर में रिएक्ट कराते हैं विद फेरिक क्लोराइड, तो वो उसको प्रेसिपिटेट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? तो आइए देखिए, समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो अगर हम मिथाइल अमाइन लेते हैं, मिथाइल अमाइन होता है CH3NH2, और इसको जैसे ही आप वाटर में डालते हैं तो बिकॉज आपको पता होगा कि ये एक बेस है, और अगर ये एक अपना बेसिक नेचर दिखाएगा तो इसमें एबिलिटी है कि ये H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो पानी हमें यहाँ पे दो चीजें देगा, एक H+ और एक OH-, लेकिन ये अपने लोन पर इसको देकर उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा NH3+ और OH- यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो ये आपको बताना है कि जो हमारे अमाइंस होते हैं, एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, ये बेसिक नेचर दिखाते हैं बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो ये अपना H+ जो होता है एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिक नेचर की वजह से इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर दिया H+ आयन, कहां से, फ्रॉम H2O, और फिर यहाँ पर OH- आएगा। कई बच्चे जब इस रिएक्शन को देखते हैं तो सोचते हैं कि इसलिए बेसिक है कि इसने OH- दिया है। अरे भाई, ये इसलिए बेसिक नहीं है कि इसने OH- दिया, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो यही आता है कि बेस वही है जो OH- दे। लेकिन ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट में एक बात और बताई गई है कि जो H+ एक्सेप्ट कर लेता है वो भी बेस होता है। तो यहाँ पर ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है पानी से। ये जो OH- आयन आप देख रहे हैं ये तो पानी के थ्रू मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, पहले पानी के साथ तो रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेगा। अब आपने उसमें क्या डाल रखा है, FeCl3। तो बताइए FeCl3 डिसोसिएट होके क्या बनाएगा? तो सर ये बनाएगा Fe3+ और 3Cl-। और जैसे इन Fe3+ को ये OH- मिलेगा जो पानी के अंदर है वहां पर उस ऊपर वाले रिएक्शन की वजह से, तो 3 OH- Fe3+ के साथ रिएक्ट करके बना लेंगे FeOH थ्राइस, और इसी को फिर हम नाम देते हैं क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो FeCl3 को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है? मिथाइल अमाइन का बेसिक नेचर। जैसे मिथाइल अमाइन पानी से H+ एक्सेप्ट करेगा, OH- सोल्यूशन में आ जाएंगे, और वो सोल्यूशन में प्रेजेंट OH- फिर Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट करेंगे जो कि FeCl3 से मिलेगा, और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स के अंदर, यानी कि FeOH
3 के अंदर। तो ये OH माइनस जो मिल रहे हैं उनकी वजह से रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये OH माइनस सोल्यूशन में तभी आ पा रहे हैं जब मिथाइल अमाइन पानी से H प्लस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन पूरा समझा के फिर आपको उस थ्योरी पार्ट में लिख देना है उसको। ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसको जरूर करके जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि जब इस चैप्टर में हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, अगर हम इस चैप्टर में देखिए रिएक्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो अगर हम एनिलीन लेते हैं और उसका अगर हम नाइट्रेशन करते थे, अगर आपको याद हो, तो वहां पर क्या होता है, वैसे तो एनिलीन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो बच्चा यही सोचता है कि एक बार नाइट्रेशन कर दिया, अब एक बार NO2 ग्रुप जो होगा ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमीनो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद भी वहां पर मेटा पोजीशन पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वहां पर मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनाते हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, इसी रीजन को हमें समझाना है कि NH2 पर एक बार NO2 ऑर्थो पे लगना चाहिए था, एक बार पैरा पे लगना चाहिए था हमारे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ अमाउंट में NO2 मेटा पोजीशन पे भी चला जाता है और इसका भी अमाउंट यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। ये सफिशिएंट अमाउंट में बनता है ये कंपाउंड जिसका नाम है मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो देखिए इसमें होता ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने यूज किया है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोनों मिलकर वहां पर क्रिएट कर देते हैं हाईली एसिडिक मीडियम, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एनिलीन के सामने सॉल्यूशन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयंस आ जाते हैं। ये H प्लस आयंस कौन दे रहा है, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये जो एनिलीन होता है ये एक तरीके से किसी तरह काम करेगा, ये बेसिक नेचर भी शो करता है, लुईस बेस होता है ये। तो ये अपने लोन पेयर को इस H प्लस को दे देगा और इसके साथ ये एक कंपाउंड क्रिएट कर लेता है जिसका नाम होता है एनिलीनियम आयन। ये कुछ वैसा ही हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मिथाइल अमाइन ने किया था, पानी से H प्लस एक्सेप्ट किया था, बट यहाँ पर ये H प्लस कहां से आ रहे हैं, जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ने हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया सॉल्यूशन में, उसको में से H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा और वो जब H प्लस एक्सेप्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, इसका नाम होता है एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे भी भेज देता है, इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। जितना अमाउंट इक्विलिब्रियम पर ये दोनों रहेंगे तो एनिलीन क्या करता है, नाइट्रो को तो ऑर्थो पैरा पे भेज देता है, लेकिन इसके बनने की वजह से कुछ नाइट्रो जो होते हैं वो मेटा पोजीशन पे भी चले जाते हैं और उसी वजह से हमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन के साथ साथ मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देखने को मिलता है। तो आपने यही बताना है कि इन हाईली एसिडिक मीडियम due to the presence of large amount of H plus ions, the aniline accept the H plus ion and form an anilinium ion, and which anilinium ion is a meta directing and it send the electrophile which is NO2 plus। यहाँ पे electrophile NO2 plus होता है और उसको ये मेटा पोजीशन पे भेज देता है, तो इसलिए ऑर्थो पैरा के साथ मेटा भी बनता है। ठीक है भाई, चलिए बच्चे तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन एसिटिलाइटेड इज बिफोर कैरिंग आउट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने से पहले, अब देखिए पीछे प्रॉब्लम क्या होती है, डायरेक्ट नाइट्रेशन कर रहे हैं तो दिक्कत है क्योंकि फिर तो ऑर्थो पैरा मेटा सब बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑर्थो पैरा ही बने, मेटा ना बने, तो वहां पर हम एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है एसिटिलाइट। एसिटिलाइट बनाने के लिए हमें एसिटाइलेशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं और जिसके अंदर फिर हम क्या करते थे, इस एनिलीन को लेते हैं और उसको हम रिएक्ट कराते हैं विद, आप चाहें तो उसको असाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, CH3COCl, ठीक है ना, CH3COCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए और उससे फिर ये कंपाउंड बनाता है NHCOCH3। इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटिलाइट और ये कंपाउंड बनाकर फिर हम नाइट्रेशन करते हैं अगर, तो फिर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है कभी मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा, सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही जाएगा। तो इसका रीजन ये हो जाता है क्योंकि ये कंपाउंड के अंदर होती है क्रॉस रेजोनेंस। यहाँ पर एक रेजोनेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस रेजोनेंस। यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हाईली एक्टिवेट करता है किसको, बेंजीन रिंग को, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को मिलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाईली एक्टिवेट कर देता है किसको, बेंजीन रिंग को। ठीक है, ये चीज होती है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे वो ग्रुप ना जाए,
क्योंकि अगर इसके साथ डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दोगे तो फिर मेटा पोजीशन पे भी चला जाएगा जो एनिलीनियम आयन बना था लास्ट में। ठीक है, पहले अगर हम ये कंपाउंड बना लेते हैं तो ये कंपाउंड जो होता है टोटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ऊपर से यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस भी होती है, जिसकी वजह से देखिए क्रॉस रेजोनेंस कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके पास H है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है। तो यहाँ पर क्या था कि इसके लोन पेयर को जाने का एक ही रास्ता है, वो कहाँ जाएंगे, बेंजीन रिंग पे जाएंगे, प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लोन पेयर के पास जाने के दो रास्ते होते हैं, आइदर अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचती है तो फिर ये अपने लोन पेयर को नीचे भेज सकता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन भी है देखिए कार्बन के साथ, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो अपनी रेजोनेंस को यहाँ भी दे सकता है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये रेजोनेंस में अपने लोन पेयर को कार्बोनाइल ग्रुप जो CO ग्रुप है उसके साथ भी लेकर रेजोनेंस बना सकता है और बेंजीन रिंग को भी दे सकता है। तो जब ऐसा हो कि किसी के लोन पेयर दो जगह यूटिलाइजेशन में जा सकते हैं तो उसको हम क्रॉस रेजोनेंस कहते हैं, और क्रॉस रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट भी नहीं करता और ऊपर से फिर ये एनिलीनियम आयन भी नहीं बनाता। यही सेम क्वेश्चन आपको ब्रोमिनेशन में भी आता। अगर आपको याद हो कि एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर दें तो 2, 4, 6 तीनों पोजीशन पे Br लग जाता है। लेकिन अगर टीचर कह रहा है कि सिर्फ आपको ऑर्थो पैरा ही बनाना है तो फिर आप एसिटिलाइट के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एसिटिलाइट क्या करेगा, ये उतना ज्यादा बेंजीन रिंग को एक्टिवेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रॉस रेजोनेंस में आ जाता है तो सारे के सारे लोन पेयर बेंजीन रिंग को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर कुछ जो लोन पेयर का डिलोकेशन होता है वो CO बॉन्ड की तरफ भी हो जाता है। तो इट डू नॉट हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता है जितना ज्यादा कौन कर सकता है, एनिलीन कर सकता है। तो इसी वजह से हम ब्रोमिनेशन में भी अगर हम जाते हैं और हम चाह रहे हैं सिर्फ ऑर्थो पैरा पे Br लगे तो आप एसिटिलाइट बनाइए फिर ब्रोमिनेशन करिए, और नाइट्रेशन के लिए भी जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेटा पोजीशन पे ना जाए आपका नाइट्रो ग्रुप सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही जाए तो फिर आप एसिटिलाइट बनाइए और फिर काम करिए, क्योंकि ये दोनों काम करेगा। ये क्रॉस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन भी अच्छे ढंग से लग पाएगी ऑर्थो पैरा। तो ये कंपाउंड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें दो काम करके दे रहा है। एक तो ये हमारी बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट नहीं करता, दूसरा ये क्रॉस रेजोनेंस की वजह से उसको हाईली एक्टिवेट नहीं करता, और उसके बाद ये अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा पोजीशन पर भी ये नाइट्रो को नहीं भेजेगा, क्योंकि ये टोटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इसलिए ये बनाया जाता है बिफोर, अगर हम नाइट्रेशन कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, उन दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप दोनों जगह से करना, नाइट्रेशन के लिए भी करना और ब्रोमिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर भी आप इसे इसी तरीके से समझा सकते हैं। चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? ये भी इस चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाना कि एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है। तो अगर आप सभी बच्चों को याद हो कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, तो आपने देखा होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस करते हैं, चाहे वो असाइलेशन हो चाहे वो अल्काइलेशन हो, तो वहां पर हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, और वो कैटलिस्ट जो वहां पे यूज होता है वो होता है आपका इनहाइड्रस, या तो AlCl3 या तो फिर FeCl3। अब AlCl3 ले लो या FeCl3 ले लो, याद रखें ये दोनों ही बहुत अच्छे लुईस एसिड होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एनिलीन है, मान लीजिए मैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन में कुछ भी कर रहा हूं, तो ये मेरा जो एनिलीन है ये बहुत अच्छा क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए। और जब इसके आगे मान लीजिए यहाँ पर AlCl3 आ जाता है, तो ये अपने AlCl3 आ जाता है तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देता है, क्योंकि ये एक लुईस एसिड है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और लुईस बेस होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। तो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और जिसकी वजह से एक सॉल्ट बन जाता है। तो ये एक सॉल्ट सा बना लेता है NH2+ और AlCl3-, और इस सॉल्ट के बनने की वजह से ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। और जब ये कैटलिस्ट ही आपका सॉल्ट फॉर्मेशन में चला जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट होता है वो AlCl3 जनरेट करता है, लेकिन जब एनिलीन AlCl3 के साथ ही रिएक्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। तो आपने ये रिएक्शन लिख के दे देना है और फिर समझा देना है कि इस तरह से कारण है, एक लुईस बेस है और ये जो लुईस एसिड है इनके बीच में रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए याद रखें एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता है। दो कंपाउंड्स याद रखिए वैसे, अगर आपको नॉलेज के लिए मैं बताऊं, एक होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देता बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, तो बेंजीन रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर देता है।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिल अटैक नहीं करता है। तो दो कंपाउंड हमेशा याद रखें, एनिलीन और बेंजोइक एसिड, ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आपको याद होगा ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर हम लगा देंगे N2Cl। तो ये जो कंपाउंड हम बनाते हैं, तो कह रहा है इसको इमीडिएटली बनाकर यूज करना होता है, इसको आप स्टोर वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपाउंड काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से इसको जैसे हमने बनाया, आपको याद होगा इसको बनाने के लिए हम डाइअचोडाइजेशन ये रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एनिलीन से इसको बनाया जाता है, ठीक है। और एनिलीन से जब इसको बनाया जाता है तो इमीडिएटली इसको यूज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ इट दिस, तो ये कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसलिए जल्दी इसको यूज करेंगे और जो भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं इससे वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सेम उसी पर फिर से क्वेश्चन है कि डाइजोनियम क्लोराइड जो होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक से। तो देखिए, अगर हम बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी कंपाउंड देखें, जैसे कि अगर मैंने बेंजीन के साथ N2Cl बना लिया, तो ये बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ मान लीजिए N2Cl। तो एक डाइजोनियम क्लोराइड मैं ये बना रहा हूँ और दूसरा मैं एलिफेटिक वाला बना रहा हूँ। जो एलिफेटिक अमाइन से अगर मैं बनाऊंगा तो फिर वो बनेगा RN2Cl प्लस। तो कह रहा है कि ये वाला जो है ये अनस्टेबल है, ठीक है, या कह सकते हैं अनस्टेबल तो नहीं कहेंगे, इट इज अ लेस स्टेबल, ठीक है। और ये जो होता है इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल। तो उसका रीजन है रेजोनेंस, तो यहाँ पर रेजोनेंस बना लेता है ये, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और ये जो हमारे एलिफेटिक वाले होते हैं इनमें कोई भी प्रकार का रेजोनेंस नहीं बनेगा। तो आपने बस इतना ही बताना है कि जो एरोमेटिक अमाइंस यानी एनिलीन से बना हुआ जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ये मोर स्टेबल है। लेकिन अगर मैं RNH2 से जब बनाऊंगा अपना ये N2Cl, तो ये जो बनेगा ये लेस स्टेबल होंगे, बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर नो रेजोनेंस होने की वजह से ये हो जाते हैं लेस स्टेबल, और ये रेजोनेंस होने की वजह से हो जाते हैं मोर स्टेबल। तो बस रेजोनेंस यहाँ पर कारण दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाई एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन द एरोमेटिक अमाइंस, या यही क्वेश्चन पीकेबी के ऊपर भी आ जाता है। देखिए, एक केबी होता है, एक पीकेबी होता है, तो इसमें दो बातें मैं आपको पहले बता देता हूं जो आप हमेशा याद रखें, क्योंकि पीकेबी केबी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, जो हमारे बेसिक नेचर होता है किसका, अमाइंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के, और जो हमारे अमाइंस का बेसिसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी के। यानी कि जितना ज्यादा पीकेबी की वैल्यू कम होती जाएगी तो बेस नेचर बढ़ेगा, बट पीकेबी अगर आपका बढ़ रहा है तो फिर बेसिसिटी कम हो जाती है। केबी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा केबी की वैल्यू आती है बेसिसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पीकेबी ऑफ एनिलीन इज ज्यादा। अगर पीकेबी एनिलीन का ज्यादा हो गया तो वो यही कहना चाह रहा है कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है। तो क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो RNH2 यानी कि एलिफेटिक जो अमाइंस होते हैं, या RNH2 जो होते हैं, ये आपके ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अगर हम एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर NH2, तो ये इसके कंपैरिजन में लेस बेसिक होता है। इसी बात को समझाना है। मतलब अगर मैं पीकेबी की बात करूं तो इसका पीकेबी जो होगा वो लो होगा, और इसका जो पीकेबी होगा वो हाई होगा, पैसे भी कह सकते हैं। तो उसका रीजन क्या बनता है बताइए। देखिए, तो यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब देखिए, इसका बेसिक नेचर तो इसी लोन पेयर की वजह से ही है कि ये लोन पेयर डोनेट करता है, जिसकी वजह से लुईस बेस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर आपने देखा बेंजीन रिंग पर पाई बॉन्डिंग होती है ना। तो बेंजीन रिंग पर अगर यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होगी तो ये अपने लोन पेयर को, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी स्पीशीज है तो वो उसको डोनेट करने की बजाय ये अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कर लेता है। तो आपने रीजन यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होता है। तो एनिलीन में, ये एनिलीन है हमारा, तो एनिलीन के पास कौन सा इफेक्ट हो जाता है, प्लस आर। और अपने प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये जो लोन पर इसको दूसरे स्पीशीज को डोनेट करने चाहिए था अपने बेसिक नेचर को दिखाने के लिए, वो उसको ना डोनेट करके रेजोनेंस में उसको यूज कर लेता है, डीलोकलाइज करता है। तो ड्यू टू डीलोकलाइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम टूवर्ड्स
बेंजीन रिंग हो जाता है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्लस आर इफेक्ट। तो बेंजीन रिंग की तरफ वो लोन पे डिलोगलेशन का ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रो डेंसिटी कम हो जाती है। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रो डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर इसके लोन पेयर देने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। तो आंसर कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रो नाइट्रोजन एटम टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, the electron density on the nitrogen atom is decreases, so its ability to donate the lone pair is also decreases। तो ये लेस बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू RnH2, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी रेजोनेंस नहीं बनता है। और नो रेजोनेंस होने की वजह से ये अपने लोन पेयर को सीधा डोनेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इसके लोन पेयर कहीं भी रेजोनेंस में यूज नहीं हो पा रहे हैं। बट एनिलीन के केस में उसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में यूटिलाइजेशन में चले जाते हैं, तो इसलिए लेस अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका भी आंसर समझा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाएं। तो आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बेसिक नेचर पर ही है, ठीक है, और बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमाइंस हमें दिए हैं उसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ET का मतलब यहाँ पे इथाइल ग्रुप से है, और यहाँ पर हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री और 1 डिग्री इस तरह के इथाइल अमाइंस हमारे को दे रखे हैं, और उसमें फिर उसने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना रखा है। और कह रहा है कि इनका जो बेसिक नेचर होता है, यानी कि जो KB का ऑर्डर होता है वो ये होता है। तो देखिए KB का मतलब बेसिसिटी से ही होता है, मैंने बताया था आपको। अब अगर इसका KB सबसे ज्यादा है तो उसी को मैं एक्सप्लेन करना है कि 2 डिग्री का बेसिक नेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों है, और देन 3 डिग्री, देन उसके बाद आता है आपका 1 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि जब आप बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पढ़ते हैं तो उसको 2 केस में पढ़ाया जाता है। पहला केस जो बनता है इसमें वो बनता है गैस फेस, यानी कि जो हमारे अमाइंस होंगे वो गैसेस फॉर्म में होंगे। और जब ये गैसेस फॉर्म में होते हैं तो याद रखिए इनकी जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट होती है, यानी कि जितना ज्यादा वहां पे डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो प्लस आई इफेक्ट करेंगे, और प्लस आई इफेक्ट से जो हमारा कंजुगेट एसिड बनता है, यहाँ पे बेस का जो कंजुगेट एसिड बनता है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि बेसिक नेचर तभी बढ़ता है जब कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो बेसिसिटी प्लस आई पे ज्यादा डिपेंड करेगा जब गैस फेस पर है। तो अब होता यह है कि अगर आप सपोज करिए कि मैं अगर यहाँ पर 3 डिग्री ले लेता हूं, तो 3 डिग्री वाला जो मेरे पास अल्काइल, अगर मैं 3 डिग्री ले लेता हूं अमाइंस, तो इसके पास 3 R ग्रुप होते हैं, और 3 R ग्रुप होने से 3 डोनेटिंग ग्रुप आ गए, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो होता है डोनेटिंग ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे तीनों साइड से प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इसका बेसिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर मैं 2 डिग्री में जाता हूँ, और 3 उसके बाद अगर मैं 1 डिग्री में आ जाता हूँ, ये RnH2 ले लूं खाली में, तो ये 1 डिग्री है आपका। तो 1 डिग्री का बेसिक इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। तो 3 डिग्री यहाँ पर बाजी मारता है गैस फेस में। तो गैस फेस में जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर आप याद रखें क्या सबसे ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो बात होगी बेसिक नेचर इन गैस फेस। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बेसिक नेचर गैस फेस में नहीं है, एक्वस फेस में है। तो केस 2 में आना पड़ेगा आपको। अब अगर आप केस 2 में आ जाते हैं तो वहां पर अब जो अगर हम लेते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन के केस में फिर आपको वाटर का कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब 2 फैक्टर काम करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर तो एक ही फैक्टर काम करता है प्लस आई, बट यहाँ पर आपको 2 फैक्टर लेने पड़ेंगे। एक तो प्लस आई इफेक्ट होगा जो कि इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप जो हमारे पास जैसे यहाँ पे R ग्रुप है उसकी वजह से होगा, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर एक और फैक्टर काम करता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। अब ये सॉल्वेशन इफेक्ट क्या है, प्लस आई तो समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा R ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट में अगर हम काम करते हैं तो इसमें होता यह है कि जब हमारा, जैसे मैं किसी एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे सपोज करो कि मैं 1 डिग्री में लेता हूं, तो 1 डिग्री अगर मैं लेता हूं, ये देखिए 1 डिग्री अमाइन ले लिया। अब इसको जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो ये पानी में जाने के बाद इससे H+ एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा RNH3+ और OH-। अब ये जो RNH3+ बना, जिसके पास देखिए पहले ही 1 डिग्री अमाइन लिया था मैंने, अब 1 डिग्री अमाइन जब पानी में गया तो RNH3+ बन गया, H+ एक्सेप्ट करा उसने, तो उसकी वजह से अब किसके पास 3 H हो गए। लेकिन अब क्या होता है कि सॉल्वेशन इफेक्ट ये कहता है कि जो इसके पास अब ये 3 H हैं, ये फर्दर क्या करते हैं, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब ये जहां पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जाकर इनके साथ क्या बनाएंगे,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, देखिए 3, तो 3 हाइड्रोजन होने की वजह से 3 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। और ऐसे आप सोचिए अगर आप मैं 2 डिग्री में जाऊंगा तो वैसे तो उसके पास आप देख सकते हैं 2 डिग्री में वैसे तो एक ही H होता है, लेकिन जब ये अपना कंजुगेट एसिड बनाएगा, ये इसका कंजुगेट एसिड है, इसको आप अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इसको नाम दीजिए कंजुगेट एसिड। और ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ज्यादा हमें एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको स्टेबलाइजेशन मिल रही है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो अब इसके पास 2 डिग्री में एक H होगा, तो जब ये कंजुगेट एसिड बनेगा तो उसमें 2 H हो जाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है पानी के साथ। और RNH2 लेंगे, अगर हम ये 3 डिग्री वाला लेंगे इस पे तो कोई H नहीं है, लेकिन जब ये सॉल्वेशन इफेक्ट जाएगा तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा। तो यानी सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से अगर आप सोचें, इस इफेक्ट के हिसाब से सोचें, अगर आप सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से सोचें तो फिर सबसे अच्छा सॉल्वेशन इफेक्ट कौन करता है, 1 डिग्री अमाइन करते हैं, उसके बाद 2 डिग्री करते हैं, फिर 3 डिग्री करते हैं। लेकिन अगर आप प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से सोचें, क्योंकि एक प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो वो सबसे ज्यादा तो 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो एक फैक्टर कह रहा है कि 1 डिग्री वाले ज्यादा बेसिक हैं, एक फैक्टर कह रहा है 3 डिग्री वाले ज्यादा बेसिक हैं, तो हम सुने किसकी। तो यहां पर होता क्या है कि जब हम देखें तो एक में बाजी 1 मान रहा है आगे जा रहा है और एक में 3 डिग्री आगे जा रहा है, बट ये 2 डिग्री में ये दोनों फैक्टर इक्वली बैलेंस हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब हम 2 डिग्री अमाइन लेंगे तो उसके पास अच्छा खासा सॉल्वेशन इफेक्ट भी होगा और उसके बाद 2 R ग्रुप भी होंगे जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट भी उसमें मौजूद होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ना 1 ज्यादा बेसिक होता है ना 3। तो जब भी आप एक्वा सोल्यूशन में काम करेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि अगर आप एक्वा सोल्यूशन में आ जाते हैं दोस्त, तो फिर ये बात सभी बच्चे याद रखें कि 2 डिग्री अमाइन जो होता है इज मोर बेसिक हो जाता है देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एक्वा सोल्यूशन में कौन बाजी मारता है, 2 डिग्री बाजी मारता है। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि R कैसा लगा होगा वहां पे, तो 2 डिग्री हमेशा बाजी मारेगा, बिकॉज सॉल्वेशन फैक्टर और ये प्लस आई वाला फैक्टर दोनों इक्वली बैलेंस्ड होते हैं वहां पर। लेकिन अब बात आती है कि 3 और 1 में कौन बाजी मारेगा, तो 3 डिग्री और 1 डिग्री में वो बाजी मारेगा, डिपेंड करता है कि आपके साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसा है। अब जैसे मेरे केस में अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इथाइल है, लेकिन अगर मैं मिथाइल का एग्जांपल लूं तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो R लिया है, जो अल्काइल ग्रुप वहां पे लगा हुआ है वो मिथाइल है, तो फिर आपका ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 डिग्री और फिर आएगा 3 डिग्री। तो आपने ये ऑर्डर के साथ चलना है। लेकिन ये ऑर्डर कब लगेगा, जब आप मिथाइल ग्रुप के साथ जाते हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप अगर देखें तो बल्कि ग्रुप नहीं है, थोड़ा छोटा ग्रुप है, सबसे सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप है, तो वहां पर सॉल्वेशन फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है। और सॉल्वेशन फैक्टर सबसे अच्छा किसमें होता है, 1 डिग्री में होता है, इसलिए 1 डिग्री बाजी मार जाता है 3 डिग्री से। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर जो R ग्रुप है वो चेंज करके इथाइल ले लेते हैं, यानी C2H5 ले लेते हैं, और C2H5 के केस में देखो 2 डिग्री तो आगे रहेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन अब बाजी यहाँ पे 3 मार जाता है 1 की बजाय, क्योंकि C2H5 के आने से सॉल्वेशन फैक्टर जो होता है वो अच्छा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो C2H5 एक बल्कि ग्रुप है, तो वो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से रोक देगा। लेकिन उसका प्लस आई इफेक्ट तो अच्छा है, तो प्लस आई इफेक्ट में फिर 3 डिग्री बाजी मार जाता है। तो आपने याद रखना है कि जब CH3 ग्रुप रखेंगे तो डोमिनेंट फैक्टर किसको लेना है, सॉल्वेशन, तो इसलिए 1 डिग्री आगे कर देना। और अगर आप R ग्रुप बड़ा कर देंगे, C2H5 लेंगे इथाइल, तो फिर बाजी मारेगा डोमिनेंट फैक्टर कौन होगा, प्लस आई, और प्लस आई अच्छा 3 डिग्री में होता है। 2 डिग्री की टेंशन मत लेना, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है। टेंशन लेना 1 और 3 की, तो 1 और 3 में कौन ज्यादा बेसिक होगा ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, और वो अल्काइल ग्रुप के साइज के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो मिथाइल अगर लगाओगे तो ऑर्डर लेना 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अगर आप R चेंज करके C2H5 करते हैं, जो मेरे क्वेश्चन में अभी इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सबसे आगे 2 डिग्री है, उसके बाद ये आपका 3 डिग्री आ गया और फिर 1 डिग्री आ गया। तो ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्यों, क्योंकि C2H5 के आने की वजह से यहाँ पे सॉल्वेशन फैक्टर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका 3 डिग्री बाजी मार जाता है, क्योंकि प्लस आई फैक्टर होता है। और 2 डिग्री इसलिए सबसे आगे रहता है क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर उसमें क्या हो जाते हैं, इक्वली बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्वेशन फैक्टर को भी पिक्चर में लाना है जब आप एक्वा सोल्यूशन में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गैस फेस में हैं तो कोई बात नहीं है, सीधा प्लस आई फैक्टर के ऊपर काम करिए और अपना आंसर दे दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन आपको अब कैसे करना है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड डज नॉट गिव अमाइंस इन प्योर स्टेट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं अमाइंस की फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। अब अल्काइल हैलाइड से अगर आपको अमाइंस बनाना है, यानी RX से अगर आपको अमाइंस बनाना है, तो आपको उसका रिएक्शन करना होता है अमोनिया के साथ।
अभी इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो सबसे पहले ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर ये सॉल्ट फॉर्मेशन बनाएगा तो ये बना लेता है RNH3 प्लस और X माइनस, ये इस प्रकार का एक सॉल्ट बना लेता है। फिर आपको फर्दर इसका रिएक्शन किसके साथ कर देना है, फिर फर्दर आपको इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करना है, ये चेन रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर जैसे ही आप RNH3 प्लस और X माइनस लेंगे तो इसका रिएक्शन फर्दर अमोनिया के साथ जब कर देंगे तो ये दोबारा इसके साथ जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो ये बना लेता है RNH2 और साथ में NH4X, ये कंपाउंड यहां से बाहर हो जाता है। तो आपको कौन सा अमाइन मिल गया, देखिए 1 डिग्री मिल गया। लेकिन अब बच्चा सोचेगा कि चलो 1 डिग्री तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जब इस रिएक्शन से आप जाएंगे तो आपको कभी भी वो प्योर स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो प्योर स्टेट का मतलब है कि अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन नहीं मिलेगा, उसके साथ में कुछ और भी मिलेगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ 1 डिग्री पे खत्म हो जाता तो 1 डिग्री प्योर स्टेट में आ जाता। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये चेन रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन दोबारा चलता है और ये दोबारा जो आपका RNH2 बन गया है ये दोबारा RX के साथ रिएक्ट कर लेगा, फिर से अपना सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा जैसे पीछे हुआ था, लेकिन इस बार 2 R कनेक्ट हो जाएंगे तो R2 बनेगा, फिर NH2 प्लस X माइनस बनेगा। फिर ये कंपाउंड जो बना, अब ये कंपाउंड फर्दर आपने लेना है और इसको दोबारा अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देना है। तो अब ये बना लेगा 2 डिग्री अमाइन, तो RNH2 R2NH अलग हो जाता है और फिर NH4X आ जाता है, तो ये बन गया अब आपका 2 डिग्री अमाइन। फिर ऐसे ये रिएक्शन फर्दर आपको आगे बढ़ाना है। तो होता क्या है कि आप देखो, आप इतना तो आप समझाएंगे नहीं, अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप इतना कहिए कि इट इज अ चेन रिएक्शन और इन विच द जो हेलो अल्केन्स है, जो RX है, अल्काइल हैलाइड है, ये अमोनिया से रिएक्ट करके हमें तीनों टाइप के अमाइंस देता है। अब ये रिएक्शन आगे फिर जाएगा, वो मैंने कर नहीं रहा बट आप कर सकते हैं खुद से। अब R2NH लेंगे तो उसके बाद ये रिएक्शन फर्दर आगे बढ़ेगा और ये RN3 जग जाता है और उसके बाद लास्ट स्टेप में इसमें एक सॉल्ट भी बन जाता है। लास्ट स्टेप में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक तरह का एक सॉल्ट बन जाता है, इसको क्वाटरनरी सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको पहला प्रोडक्ट मिलेगा 1 डिग्री अमाइन, ये देखिए, फिर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा 2 डिग्री अमाइन, फिर आपको मिलेगा 3 डिग्री अमाइन और लास्ट में आपको क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो गई, ये एक मिक्सचर बन गया भाई। तो यहाँ पर मिक्सचर्स ऑफ अमाइंस बन गए और ये मिक्सचर्स ऑफ अमाइंस बनने की वजह से आप प्योर स्टेट में अमाइंस को नहीं ला सकते। तो ऐसे करके आपको समझाना है कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमाइंस बनता है और उसी वजह से फिर इनको बाद में सेपरेट करना मुश्किल होता है और इसी वजह से हम प्योर स्टेट में नहीं बना सकते। तो इस रिएक्शन को हम कभी प्रेफर नहीं करते अमाइंस बनाने के लिए। सीधा ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई द मोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रेफर्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो उसका रीजन भी यही होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन इन विच वी गेट अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस। और चाहे तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये हमारा एक तरीके से आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी बेस, यहाँ से रीजनिंग बेस जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। और आइए अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब आपको पता है कि जो ESR रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे पास होता है, उस रिएक्शन के अंदर वो कह रहा है कि अगर हम एरोमेटिक अमाइंस लेते हैं तो वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन देते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन। तो होता यह है कि अगर आप एरोमेटिक अमाइन की बात, मतलब ये एनिलीन की बात कर रहा है, तो भाई अगर ये मैं एनिलीन ले लूं एरोमेटिक अमाइंस में, तो होता क्या है कि ये यहाँ पर शो करते हैं। देखिए बेंजीन रिंग पे जब भी आप कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो याद रखिए कि वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये जो NH2 ग्रुप आपने यहाँ अटैच कर रखा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये शो करता है +R इफेक्ट, रेजोनेंस में +R दिखाता है ये। और +R की वजह से लोन पेयर अपने आप को यहाँ से शिफ्ट करता है, तो उसकी वजह से आप इसका रेजोनेंस जब बनाएंगे सारे, मैं सारे तो नहीं बनाऊंगा खैर, तो ये नेगेटिव बनेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे NH2+ हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज घुमा देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अब यहाँ पर इट हाईली एक्टिवेट, आपने एक वर्ड यूज करना है कि अपना +R इफेक्ट शो करेगा और इट हाईली एक्टिवेट कर देगा बेंजीन रिंग को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो नेगेटिव चार्ज ही चाहिए भैया। अब इसके सामने अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को रखूंगा यहाँ पे तो वो तो आसानी से अटैक कर लेगा। और आपने देखा भी होगा कि एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में होता है और इवन ये इतना ज्यादा हाईली एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को कि जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। तीनों पोजीशन पे एनिलीन लग जाता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, यानी 2 पे भी, 4 पे भी और 6 पे भी।
तो उसका रीजन ये है कि इट हाईली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आर इफेक्ट। तो वही इसी वजह से अब बेंजीन लोगे तो बेंजीन उतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता है इसके कंपैरिजन में अगर हम उसको इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर हम ईएसआर रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें, तो अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगाते हैं जो डोनेटिंग नेचर के हों, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, यानी कि वो प्लस आर इफेक्ट करें, तो वो उनकी रिएक्टिविटी ईएसआर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, यानी कि इसके ऊपर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यानी कि वो शो करेगा माइनस आर इफेक्ट, तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है बेंजीन से। तो इसमें आपके सारे ये वाले ग्रुप आ जाते हैं, लाइक यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, नाइट्रो ले सकते हैं, तो ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। और डोनेटिंग ग्रुप में आप यहाँ पर अल्कोहल डाल सकते हैं, ईथर डाल सकते हैं, एनिलीन यानी NH2 डाल सकते हैं। ये ग्रुप्स जो होते हैं हमेशा बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ये ग्रुप अगर लगा दोगे तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। और भी ग्रुप होते हैं बट मैंने आपको ये एग्जांपल दिए। बट यहाँ पर एक एजम्पशन है कि अगर आप यहाँ पर हैलोजन लगवाते हैं, क्लोरोबेंजीन अगर आप लेते हैं, तो वैसे तो क्लोरो भी प्लस आर इफेक्ट ही दिखाते हैं, अगर बेंजीन पर अगर आप हैलोजन लगवा दें तो वैसे तो ये भी प्लस आर दिखाते हैं, बट इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि हैलोजन में एजम्पशन केस होता है कि इनका जो इंडक्टिंग इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है। तो उसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है ईएसआर रिएक्शन में। तो ये एक एजम्पशन है कि प्लस आर इफेक्ट दिखाने के बावजूद भी इनका रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाता है, बिकॉज इनका इंडक्टिंग इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो इस तरह से आप बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखिए, काम का है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने जितने भी अमाइन से रिलेटेड जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने सारे कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो हम लेकर आते हैं जो कि बच्चों को एग्जाम में क्या करती हैं, बिल्कुल हेल्प करती हैं। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।